प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम आपके लिए टॉपिक लेके आ रहे हैं पृष्ठीय रसायन का पार्ट फर्स्ट। और बच्चों, इस पार्ट फर्स्ट में हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है ठोस अधिशोषकों पर गैसों का अधिशोषण। मीन्स हमारे पास अधिशोषक तो क्या है, ठोस है। यानी कि सॉलिड एडजॉर्बेंट है। और बच्चों, इस पर हम अधिशोष्य के रूप में गैस ले रहे हैं। यानी कि एडजॉर्बेट आपके पास गैसियस मॉलिक्यूल है। तो बच्चों, अगर हम देखें ये गैस अधिशोष्य है और ठोस अधिशोषक है, तो इनका अधिशोषण तीव्र गति से होगा या मध्यम गति से होगा या निम्न गति से होगा। यानी कि इनकी अधिशोषण की दर कैसी होगी, ये डिपेंड करेगा 5 फैक्टर पर। यानी कि इनके अधिशोषण की दर को, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को 5 फैक्टर अफेक्ट करते हैं, 5 कारक प्रभावित करते हैं बच्चों। पहला कारक, पांचों के नाम बताता हूं मैं आपको, वन बाय वन करके आप इन पांचों कारकों के नाम देखिए। फर्स्ट कारक, अधिशोष्य की प्रकृति। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। जो आप गैस अधिशोष्य ले रहे हैं, इसकी प्रकृति विशिष्ट है या नहीं है। ये गैस ठोस की सतह पर आसानी से संचित होगी या नहीं होगी। यहाँ पर हम इस बात का डिस्कस करेंगे। सेकंड है हमारे पास अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। देखिए बच्चों, हम गैस अधिशोष्य ले रहे हैं, तो अधिशोषक की सतह उसको कितनी उपलब्ध हो पा रही है अधिशोषण के लिए, तो वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उस स्थिति में अधिशोषण की दर बढ़ जाएगी। यानी कि सरफेस एरिया एडजॉर्बेंट का जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा, एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा एडजॉर्ब्ड हो जाएगा। थर्ड है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव यहाँ इसलिए लागू हो रहा है क्योंकि अगर हम दाब लगाएंगे तो गैसीय अणु है, उनमें द्रवित होने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए हम यहाँ दाब का प्रभाव भी देखेंगे। चौथा है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव भी यहाँ पर अधिशोषण की दर को प्रभावित करेगा। पांचवा है अधिशोषक का सक्रियण। अगर हमारा अधिशोषक किसी भी कारण से सक्रिय हो गया तो अधिशोष्य उससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएंगे, तब जाकर अधिशोषण की दर बढ़ेगी। ये बेटा 5 फैक्टर है जो कि ठोस अधिशोष्य सॉरी ठोस अधिशोषक की सतह पर गैस अधिशोष्य का अवशोषण करेंगे। तो हम अब इनको डिटेल में समझा रहे हैं, एक एक फैक्टर लेकर। ओके, चलिए पहला फैक्टर लेते हैं हम, अधिशोष्य की प्रकृति। देखिए, जब हमने भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण पढ़ा था, तो भौतिक अधिशोषण क्या होता है, वांडर वाल बंध के द्वारा अधिशोष्य और अधिशोषक को
जोड़ता है। लेकिन वांडर वाल्स बल जो होता है वो दुर्बल प्रकृति का बल है। तो वांडर वाल्स बंद दुर्बल प्रकृति का होने के कारण उसकी कोई विशिष्ट प्रकृति नहीं होती है। यानी कि जो भौतिक अधिशोषण होते हैं वो प्रकृति में क्या है, विशिष्ट नहीं नहीं होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हम पढ़ रहे हैं अधिशोष्य की प्रकृति। तो हमने देखा कि भौतिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है। अतः जो प्रत्येक गैस ठोस पृष्ठ पर अधिक मात्रा में अधिशोषित होती है, परंतु सरलता से द्रवित होने वाली गैसें जैसे SO2 है, अमोनिया है, HCl है, CO2 है, ये गैसें H2N2O2 की तुलना में सरलता से द्रवित हो जाएगी और अधिशोषित होने लगेगी। देखिए, कोई भी गैस है सरलता से अधिशोषित हो, ये उसके क्रांतिक ताप के मान पर निर्भर करता है। और आप जानते हैं क्रांतिक ताप शब्द आपने 11th क्लास में पढ़ा था। किसी भी गैस का वह न्यूनतम ताप जिससे ऊपर ताप पर गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है, चाहे दाब कितना ही क्यों ना बढ़ा दिया जाए। अर्थात किसी भी गैस का क्रांतिक ताप का मान जितना ज़्यादा होगा, उस गैस का द्रवीकरण भी उतना ही अधिक हो जाएगा। तो क्रांतिक ताप समानुपाती होता है बेटा किसके, गैस के द्रवीकरण के। अगर हम गैसों के अधिशोषण की बात करें तो हम 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला सक्रिय चारकोल लेते हैं और उसकी सतह पर गैसों का अधिशोषण करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर हम 1 ग्राम लेते हैं। चलो, 1 ग्राम सक्रिय चारकोल की उपस्थिति में गैसों का अधिशोषण निम्न क्रम में होता है। सबसे ज़्यादा SO2 गैस है, उसके बाद में अमोनिया है, उसके बाद में HCl है, उसके बाद में CO2 है, उसके बाद में मेथेन है, उसके बाद में CO2 है, CO2 नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और इसके बाद में N2 है और इसके बाद में H2 है। इन गैसों को हम 1 ग्राम सक्रिय चारकोल की उपस्थिति में अधिशोषित कर रहे हैं। 1 ग्राम चारकोल ले रहे हैं और इन गैसों का अधिशोषण करके देख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अधिशोषण SO2 गैस का होगा, उससे कम अमोनिया, फिर HCl, फिर CO2, फिर मेथेन, फिर CO, फिर N2, फिर H2। ये गैसें सरलता से द्रवित होने वाली और कम द्रवित होने वाली गैसें होती है। जो सरलता से द्रवित होने वाली गैस है उनका जो क्रांतिक ताप का मान है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम देखें तो क्रांतिक ताप के मान के आधार पर हम गैसों का द्रवीकरण करते हैं। जैसे देखते हैं इनके क्रांतिक ताप मैं आपको बताता हूँ। क्रांतिक ताप आप समझ गए, क्रांतिक ताप किसी भी गैस का न्यूनतम ताप है जिससे अधिक ताप पर गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है, चाहे दाब कितना ही अधिक क्यों ना बढ़ा दिया जाए। तो देखिए इसका है 400, ये सब केल्विन में मान होंगे क्रांतिक ताप के। ये समथिंग 406 है, ये 324 है, ये समथिंग 306, ये सब हम केल्विन में चर्चा कर रहे हैं। 430 केल्विन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और उस परिस्थिति में
इस टेम्परेचर को हम मैनेज कर लेते हैं। देखिए टेम्परेचर थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकता है, डाटा है ये डाटा थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इन टेम्परेचर को अब जब हम देखते हैं बच्चों, तो ये टेम्परेचर केल्विन में घटते हुए क्रम में है। तो देखिए गैसों की प्रकृति क्रांतिक ताप के मान पर निर्भर कर रही है कि किस गैस का अधिशोषण शीघ्रता से होगा। जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा उस गैस का अधिशोषण सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और ये हम 1 ग्राम सक्रिय चारकोल की उपस्थिति में गैसों का अधिशोषण कर रहे हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्रांतिक ताप SO2 गैस के लिए, सबसे कम क्रांतिक ताप H2 गैस के लिए। ये सब गैसें हैं। तो आपको पहला फैक्टर समझ में आ गया होगा कि आपके पास जो गैस है या गैस अधिशोष्य है उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए। जो भी गैस आप ले रहे हैं उस गैस के लिए क्रांतिक ताप का मान ज़्यादा होना चाहिए, जिससे उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिशोषण कर सकें। ओके, चलिए हम दूसरा फैक्टर लेते हैं, दूसरा कारक अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए एक ही गैस समान ताप दाब की परिस्थिति में, गैस एक ही गैस समान ताप दाब की परिस्थिति में भिन्न भिन्न अधिशोषक पर भिन्न भिन्न दर से अधिशोषित होती है। यदि अधिशोषक कठोर एवं रंध्रहीन होगा, कठोर एवं रंध्रहीन होगा तो उसमें अधिशोषण की दर कम होगी, क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है। इसके विपरीत अधिशोषक चूर्ण रूप में रंध्र युक्त होता है, तो ऐसी परिस्थिति में अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे अधिशोषण की दर भी बढ़ जाती है। 1 ग्राम ठोस द्वारा प्रदत्त 1 ग्राम ठोस द्वारा प्रदत्त सतही क्षेत्रफल को अधिशोषक का विशिष्ट क्षेत्रफल कहते हैं। आपके पास 1 ग्राम ठोस है, उसके द्वारा जो सतही क्षेत्रफल प्रदान किया जाता है उसे अपन अधिशोषक का सतही क्षेत्रफल कहते हैं। तो सीधी सीधी बात मैंने कही कि एक गैस है लेकिन समान ताप व दाब पर भिन्न भिन्न ठोसों पर अलग अलग रूप से अधिशोषित होती है। अगर कठोर और रंध्रहीन ठोस होगा तो उस पर गैस का अधिशोषण कम होगा। यदि आपका ठोस जो है वो पाउडर फॉर्म में, चूर्ण रूप में और रंध्र युक्त है, तो उस परिस्थिति में अधिशोषण की दर बढ़ जाती है। और 1 ग्राम ठोस का जो सतही क्षेत्रफल होता है उसे अधिशोषक का सतही क्षेत्रफल कहते हैं। विभिन्न धातुओं की अधिशोषण क्षमता अलग अलग होती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी धातुओं का अलग अलग होता है, तो अधिशोषण की क्षमता भी उनकी अलग अलग होगी। तो मैं आपको बताता हूँ, पैलेडियम की सबसे ज़्यादा अधिशोषण क्षमता होती है, उससे कम प्लेटिनम की है, उससे कम गोल्ड की है और सबसे कम निकल की है। तो ये ऑर्डर आप याद रखिएगा।
ये अधिशोषण क्षमता का घटता हुआ क्रम, अधिशोषण क्षमता का घटता हुआ क्रम। तो बच्चों ये अधिशोषण क्षमता का क्या है, घटता हुआ क्रम। ये हमारा दूसरा फैक्टर हो गया, सेकंड फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से हम ऑर्डर बता देते हैं अधिशोषण क्षमता के घटते हुए ग्राफ को। चलिए बच्चों हम तीसरा फैक्टर लेते हैं, और तीसरा फैक्टर मैंने क्या बताया था आपको, दाब का प्रभाव। बेसिकली जो दाब होता है वो अधिशोषण की मात्रा के समानुपाती होता है, लेकिन ये स्थिर ताप पर होता है। अब अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, अधिशोषण की मात्रा होती है किसी गैस की प्रति इकाई द्रव्यमान, किसी गैस की प्रति इकाई द्रव्यमान अधिशोषक पर अधिशोषण की मात्रा। रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, तो किसी गैस के प्रति इकाई द्रव्यमान पर, किसी गैस के प्रति इकाई द्रव्यमान की अधिशोषक पर अधिशोषण, अधिशोषण की मात्रा x/m। दाब का प्रभाव बता रहे हैं आपको। दाब का प्रभाव स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा x/m। अब इसको कैसे पढ़ा जा रहा है x/m को, गैस के प्रति इकाई द्रव्यमान की अधिशोषक पर अधिशोषण की मात्रा, ये x/m है जो निर्भर करती है दाब पर, जो निर्भर करती है दाब पर। सामान्यतया जब ताप निम्न होता है तो अधिशोष्य की मात्रा, यानी कि अधिशोषण की मात्रा वो समानुपाती होती है दाब के। जब ताप क्या होता है, कम, तो कम ताप पर अधिशोषण की मात्रा समानुपाती है किसके, पी के, दाब के। अब हम ये बात करें स्थिर ताप पर, तो अगर यदि हम x/m और p के मध्य ग्राफ प्लॉट करें, x/m और p के मध्य ग्राफ प्लॉट करें, तो इसे हम अधिशोषण समतापी वक्र कहेंगे। क्या नाम देंगे, अधिशोषण समतापी वक्र का नाम देंगे। देखिए यहाँ हमने कहा अधिशोषण की मात्रा को x/m से बताते हैं, तो x क्या है, अधिशोष्य की ग्राम में मात्रा, या अधिशोष्य का भार बोल सकते हैं आप, और m क्या है, अधिशोषक की मात्रा। एक अधिशोष्य की मात्रा और एक अधिशोषक की मात्रा, यूं मान के समझ लीजिए, और दोनों को मिलाकर हम किस नाम से जानते हैं, अधिशोषण की दर के नाम से जानते हैं। तो अधिशोषण की दर में अधिशोष्य भी है और अधिशोषक भी है। तो अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, x/m और p के मध्य ग्राफ, ये ग्राफ ऐसा आएगा। देखिए निम्न दाब पर तो x/m समानुपाती है p के, लेकिन जब ताप बढ़ जाता है तो एक निश्चित ताप पर जो दाब आता है उसको हम संतृप्ति दाब कहते हैं, उसको PS से बताते हैं। किससे बताते हैं, PS, ये संतृप्ति दाब होता है।
आगे बात समझ में? तो ये संतृप्ति दाब है जो कि भौतिक और रासायनिक अधिशोषण दोनों में एक समान रूप से अप्लाई होता है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं, ये था दाब का प्रभाव। अब लेंगे हम बेटाओ ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव अगर हम देखें तो ताप के प्रभाव में जब हम अधिशोष्य में अधिशोषक जब अधिशोषक में हम अधिशोष्य को मिलाते हैं तो कौन सी घटना होती है? अधिशोषण। लेकिन थोड़ी ऊर्जा भी निकलती है, यानी कि उष्मा भी निकलती है। तो अधिशोषण कौन सी प्रक्रिया हो गई? उष्माक्षेपी प्रक्रिया हो गई। अगर कोई प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है तो ला सताले के नियमानुसार ताप के बढ़ने पर ला सताले के नियमानुसार ताप के बढ़ने पर अधिशोषण की दर घटती है। जब अधिशोषण की दर घटती है तो विशोषण की दर बढ़ती है। विशोषण की दर बढ़ती है। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लेकर जाएंगे ताप के प्रभाव में? हम ताप के प्रभाव में कंसेप्ट लेकर जाएंगे ला सताली का, क्योंकि अभिक्रिया क्या है? उष्माक्षेपी है। अधिशोषण प्रक्रिया क्या है? उष्माक्षेपी है। आपको पता है भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वान डेर वाल बल्स होता है। ये बंध दुर्बल है। स्थिर दाब पर जब हम ताप बढ़ाएंगे स्थिर दाब पर जब हम ताप बढ़ाएंगे तो उस परिस्थिति में क्या होगा? अधिशोषण की दर बढ़ेगी। उस परिस्थिति में अधिशोषण की दर क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ेगी। लेकिन बढ़ेगी नहीं, सॉरी, घटेगी। उस परिस्थिति में अधिशोषण की दर घटेगी। क्यों? क्योंकि वान डेर वाल बंध है, दुर्बल वान डेर वाल बंध है। तो यदि हम स्थिर दाब पर अधिशोषण की दर और ताप के मध्य ग्राफ प्लॉट करें तो भौतिक अधिशोषण का ग्राफ लगाएगा और रासायनिक अधिशोषण का ग्राफ लगाएगा। भौतिक अधिशोषण का ग्राफ एक्स वाई एम और टी के मध्य जो ग्राफ होगा वो ऐसा आएगा। ये ग्राफ ऐसा आएगा। लेकिन ये केवल भौतिक अधिशोषण के लिए। ये कब है? स्थिर दाब पर। अगर बच्चों ये स्थिर दाब पर है, क्योंकि ताप का प्रभाव हम ले रहे हैं, अगर ये स्थिर दाब पर है तो इसको अपन अधिशोषण समदाबी वक्र कहते हैं। अधिशोषण समदाबी वक्र कहेंगे। अब देखिए, जब ये वक्र एक्स वाई एम और टी के मध्य रासायनिक अधिशोषण के लिए खींचा जाता तो ये ग्राफ उनके लिए थोड़ा डिफरेंट आता, क्योंकि उनमें अधिशोष्य और अधिशोषक रासायनिक बंध द्वारा बंधे होते हैं। और आप जानते हैं ताप के कारण अधिशोष्य अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे बंधन ऊर्जा और ज़्यादा जिससे बंधन, जो रासायनिक बंधन है, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन एक उच्चतम स्थिति प्राप्त करने, जब अधिशोषण की दर बहुत ज़्यादा हो जाती है और ताप के बढ़ने पर अधिशोषण की दर तो बढ़ गई शुरुआत में तो, लेकिन एक निश्चित ताप के बाद में अधिशोषण की दर यहाँ घटने लगती है। तो इसका ग्राफ, रासायनिक अधिशोषण का ग्राफ एक्स वाई एम और टी के बिटवीन में ऐसा ग्राफ आ जाएगा।
पहले उच्चतम होगी अधिशोषण की दर और उसके बाद में निम्नतम होने लग जाएगी, घटने लग जाएगी। आगे बात समझ में? तो बेटाओ ये कौन सा प्रभाव हुआ? ताप का प्रभाव। भौतिक अधिशोषण का अलग है और रासायनिक अधिशोषण का अलग। चलिए बच्चों अब बात करते हैं हम लास्ट प्रभाव की, जो था हमारा अधिशोषक का सक्रियण। देखिए अधिशोषक को किसी भी कारण से सक्रिय करके अधिशोषण की दर को बढ़ाना अधिशोषक का सक्रियण कहलाता है। यह कार्य उसे खुरदरा बनाकर किया जा सकता है, उसे पाउडर रूप में बदलकर किया जा सकता है, या उसकी अशुद्धियों को हटाकर किया जा सकता है। ये 3 फैक्टर है जिनके द्वारा हम किसी भी अधिशोषक का सक्रियण कर सकते हैं। तो बच्चों आप याद रखिए, अधिशोषक का अगर आपको सक्रियण करना है तो अधिशोषक का सक्रियण करने के लिए आप क्या क्या करेंगे? या तो उसे खुरदरा बनाएंगे, अधिशोषक को खुरदरा बनाएंगे, या उसे पाउडर फॉर्म में बदलेंगे, या उसकी अशुद्धियों को दूर कर देंगे। तो किसी भी अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना ही अधिशोषक का सक्रियण कहलाता है। ये भी वर्ड आप याद रखिएगा, यानी कि किसी भी अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना क्या कहलाएगा? अधिशोषक का सक्रियण। जो मैंने आपको बता दिए कि वो 3 ऐसे फैक्टर है जिनके द्वारा हम अधिशोषक का सक्रियण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे अधिशोषण के दैनिक जीवन में कौन कौन से एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, और फ्रोंडलिक समतापी समीकरण होगी जो कि एक अधिशोषण समतापी वक्र के रूप में ही जाने जाएगी। ओके।